देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों आज की कहानी हमें भेजी है आयुष जी ने। तो सबसे पहले आयुष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और ये किस्सा मेरे साथ 10 सालों पहले ही हुआ था। एक ऐसी घटना जिसने मेरी ज़िंदगी में कई सारे बदलाव को जन्म दिया, वो भी एक सफ़र के दौरान। जब मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ एक शादी को अटेंड करने के पश्चात वापस अपने घर लौट रहा था तो रास्ता बड़ा ही वीरान था और रास्ते के दोनों तरफ काले काले बड़े बड़े मकान बने हुए थे। वो शायद खंडर बन चुके थे। मेरी गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और मेरी गाड़ी अभी अच्छी खासी रफ्तार के साथ भागी रही थी कि अचानक ही मेरी धर्मपत्नी यानी कि दिव्या बोल पड़ी, अरे अरे वो देखो मेरे अंकल के पुराने घर। और दिव्या की बात सुनते ही मैं झट से अपनी गाड़ी से थोड़ा पीछे देखने लगा। इसी बीच मेरी गाड़ी के सामने से मुझे एक शोर की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुनते ही मेरे शरीर में सनसनी सी मच गई, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद कोई गाड़ी के सामने आ चुका है। इस समय रात के 1 बज रहे थे और 1 बजे का वक्त बहुत ही बुरा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय भूत प्रेतों का आतंक हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मंडराता है। हालांकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास तो कम ही करता था, लेकिन मुझे ऐसा एहसास अवश्य था कि हमारे अलावा कुछ ऐसी अजीब चीज़ें ज़रूर हमारे आसपास मंडराती हैं जिन्हें हम सिर्फ एहसास के रूप में जान सकते हैं। उनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उनको छू सकते हैं। मेरा दिमाग असमंजस में था कि आवाज़ वो कैसी थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार को कम करने की बजाय इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर जाने लगी। और जब मुझे इस चीज़ के बारे में एहसास हुआ तो मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा सा घटा दिया और कार की रफ्तार को कम करते ही मुझे एक और धमाके की आवाज़ सुनाई दी। एक बार तो ऐसा लगा कि गाड़ी के बोनट पर कोई भारी भरकम चीज़ आकर टपक गई हो। मुझे लगा कि शायद गाड़ी में कोई खराबी है, जिस कारण मैंने अपनी गाड़ी को सड़क के बगल में रोकना ही बेहतर समझा और मैंने अपनी गाड़ी को वहीं सड़क के बगल में लगा दिया और मैं नीचे उतरा और सबसे पहले अपनी गाड़ी के बोनट को चेक करने लगा। मैंने देखा कि गाड़ी अभी भी एकदम सही सलामत थी और जब मुझे लगा कि अब तो सब कुछ सही है तो मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हुआ। और एक बार फिर गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार से सड़क को क्रॉस कर रही थी तो मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिसके ऊपर लिखा हुआ था पुलिस चेक पोस्ट। और ये देखकर मेरी तो हवा ही निकल गई, क्योंकि गाड़ी के कागज इस समय मेरे पास नहीं थे। इतनी देर से जहां मैं अपनी गाड़ी को और इस सड़क पर भगाता जा रहा था तो पुलिस वालों को देखते ही मेरी तो टाइट फेस हो गई। उनकी दूरी अभी भी मेरे से 50 मीटर की थी और इस लंबी दूरी के अंदर ही पुलिस वाले मेरे को देख नहीं पाए। मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट को ऑफ कर दिया और वहां से वापस निकलने की सोचने लगा, लेकिन बाद में मैंने रिस्क उठाना ही ठीक समझा। मैंने अपनी गाड़ी को वापस मोड़ने के बजाय अपनी गाड़ी का गियर डाला और स्पीड से चलाते हुए वहां से निकलने लगा। गाड़ी के सामने अचानक ही उन पुलिस वालों ने अपना हाथ देना शुरू कर दिया और उनके हाथ देने का मतलब था कि अब मैं तो काम से गया, अब मुझे पुलिस थाने के अंदर ही बैठना होगा। और मैं अपना माथा पकड़कर गाड़ी में बैठा रहा। तभी एक पुलिस वाला बोला, क्यों भाई साहब, देर रात कहाँ से आ रहे हो? इस पर मैंने कहा, वो ये मेरी वाइफ है और हम दोनों शादी अटेंड करके घर वापस लौट रहे हैं। बस इतना काफ़ी था कि उन्होंने मुझे अब आगे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और उन्होंने मुझे आगे चलने से पहले कुछ ऐसी अनोखी बातों का वर्णन दे दिया जिसे सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब चीज़ों का एक पहाड़ सा टूट पड़ा। उस पुलिस वाले ने कहा, भाई साहब ये एनएच जितना नॉर्मल दिखता है असल में उतना है नहीं, तो कृपया आगे थोड़ा संभल कर जाएं, आप कभी भी खतरे में पड़ सकते हैं। मैं उस पुलिस वाले की इन सभी बातों को समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम था। फिर मैंने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने गाड़ी के अंदर बैठा रहा, लेकिन वो बातें मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगी। इतने में ही दिव्या बोल पड़ी, आपको नहीं लगता यह हाईवे काफ़ी भयानक है? क्योंकि इसके ऊपर ना ही तो मुझे कोई अभी तक गाड़ी नजर आई और ना ही कोई बाइक वाला। वाकई दिव्या की बात में दम था, क्योंकि मैंने अभी तक इस हाईवे के ऊपर किसी गाड़ी को नहीं देखा और ना ही हमें कोई पैदल इंसान इस हाईवे के ऊपर भटकता हुआ दिखा। ये रास्ता तकरीबन 40 किलोमीटर के एरिया तक एकदम खामोश था।
ये उन पुलिस वालों का कहना था और उसके बाद तो मौत का एक ऐसा रास्ता था जो सिर्फ यमराज को बुलावा देता हो। कुछ बातें हमारे दिमाग के अंदर घूमती नहीं हैं, लेकिन वो बार बार हमें परेशान करती हैं। यही मेरे साथ हो रहा था। मैं उन पुलिस वालों की बातों को समझ ही नहीं पाया, लेकिन वो मेरे दिमाग में घूमने लगी। मेरी गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में दौड़ने के बावजूद भी हल्की हल्की रफ्तार मुझे कम फील हो रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि कार तो 90 की स्पीड में है, लेकिन वो सिर्फ 50 की स्पीड से दौड़ रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि गाड़ी के अंदर कुछ तो खराबी है, जिसे समझ पाना अभी तक मेरे बस की बात नहीं थी। मैं अपनी कार को अब इस सड़क पर रोकना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं इस हाईवे के ऊपर नीचे उतर जाऊं। फिर जब मुझे जोर की टॉयलेट लगने लगी, तब तो मुझे अपनी गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। और अपनी गाड़ी से नीचे उतरने के बाद मैं बगल में मौजूद छोटे छोटे झाड़ियों में टॉयलेट करने लगा। तभी पायल की छन छन की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। ये आवाज़ कोई नॉर्मल नहीं थी। इस आवाज़ को सुनते ही मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, पर मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन ये आवाज़ अवश्य साफ सुनाई दे रही थी। दिव्या अभी भी गाड़ी में ही थी। यह आवाज़ मेरे बगल में मौजूद कुछ झाड़ियों की तरफ से आ रही थी। मैं जानता था कि ये किसी नॉर्मल शख्स की आवाज़ नहीं है और मुझे जल्दी से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। टॉयलेट करने के बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया और इस बार जब मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट ही नहीं हुई। पता नहीं कुछ ही पलों में गाड़ी के अंदर कौन सी समस्या ने जन्म लिया होगा, क्योंकि आज से पहले बीच रास्ते में देर रात मेरी गाड़ी ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया था। मैं बार बार गाड़ी की चाबी को घुमाता रहा, शायद ये स्टार्ट हो जाए, लेकिन स्टार्ट होने का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मेरी गाड़ी सीज हो चुकी है। बार बार गाड़ी की चाबी घुमाने के बावजूद भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और तब जाकर मुझे समझ आने लगा कि गाड़ी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और मुझे यहाँ से निकलने के लिए किसी और गाड़ी वाले से मदद की आवश्यकता होगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस हाईवे पर किसी भी गाड़ी का कोई भी आगमन नहीं था, तो ऐसे में हमारे यहाँ से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। दोस्तों, उसके बाद जो हुआ उसकी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कल्पना तक नहीं की थी। एक ऐसा मंजर जो इतना डरावना था कि मेरे हाथ और पैरों ने काम करना तक बंद कर दिया। हुआ कुछ ऐसा था, जब मैं और दिव्या आपस में बातें कर रहे थे तो किसी ने हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया, और गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाते ही मैंने विंडो को नीचे गिराया और जब बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक बूढ़ी अम्मा गाड़ी के बाहर खड़ी थी, जिनके पैरों में बड़े बड़े घुंघरू थे। मैं उस बूढ़ी अम्मा से बोल पड़ा, अरे अम्मा जी, क्या हुआ? आप इतनी देर रात यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वो बुढ़िया एक हल्की सी मुस्कान देते हुए बोली, बेटा मैं लोगों की मौत का इंतज़ार करती हूँ। और इतना बोलते ही वो बूढ़ी अम्मा अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाने लगी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसका पूरा का पूरा शरीर हमारी तरफ ही झुका हुआ था, लेकिन उसकी गर्दन अचानक ही 360 डिग्री के कोण पर घूम गई, जो सच में बेहद ही डरावना दृश्य था। लेकिन जब मेरी नज़र उसके पैरों पर गई, तब मैंने अपनी ज़िंदगी में असल में एक डायन को देखा था। उस बूढ़ी अम्मा के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और ये नज़ारा देखकर मेरा पूरा शरीर जमने लगा। तभी मैंने तुरंत ही गाड़ी की विंडो को एकदम से ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन उस औरत के वो काले काले और गंदे गंदे दांत वाकई एक इंसान को कपकपा देने में सक्षम थे। मैंने एक बार फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन बार बार मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ रहा था। दिव्या ने कहा, जितना हो सके हमें इस डायन से अपनी आंखें नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि उसने सुना था कि जितना हम डायन से आंखें मिलाते हैं उतना ही हमारे लिए घातक साबित होता है। अभी तो हमने सिर्फ एक छोटा सा डरावना दृश्य देखा था और पूरी पिक्चर तो देखना अभी बाकी थी। अभी भी हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। डर तो हमें इस चीज़ से भी लग रहा था कि कहीं ये चुड़ैल हम दोनों का खात्मा ना कर दे। मैंने दिव्या को बिना आवाज़ किए गाड़ी के अंदर बैठे रहने का इशारा किया। हम दोनों ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। हद तो तब हो गई जब मेरी नज़र एक नहीं बल्कि 7 बूढ़ी औरतों पर पड़ी, जिनके पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे, और वो सातों की सातों मेरी गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। उनमें से कुछ के हाथ खून से सने हुए थे, तो किसी का चेहरा पूरा का पूरा एकदम छिला हुआ था, और सातों औरतों ने अपने बदन पर
सफ़ेद सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। मैंने पहले भी सुना था कि अमूमन बूढ़ी डायन अपने बदन पर सफ़ेद कपड़े पहन कर रखती है और ये एक ऐसी आत्मा होती है जो इंसान का इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। तभी मेरी गाड़ी के ऊपर अचानक ही कुछ सफ़ेद हाथ आकर अटकने लगे और उन हाथों का ये डरावना नज़ारा मुझे बड़ा ही भयंकर लग रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, मेरे दांत आपस में टकराने लगे और पूरा शरीर तो जमने सा लगा था। लेकिन मेरी दिव्या जो अब बेहोश हो चुकी थी और उसका इस तरह डरना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि उसने भी मेरी तरह आज से पहले कभी भी इन चीज़ों से सामना नहीं किया था। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये काली शक्तियाँ जल्दी हम दोनों को मौत के द्वार तक छोड़ देगी। और तो और मुझे इन सब से बचने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं भगवान से दुआ करने लगा कि जल्दी से जल्द मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाए ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। और इसी बीच शायद भगवान ने मेरी एक दुआ सुन भी ली। मुझे एक छोटी और हल्की सी रोशनी झलकती हुई वहाँ पर दिखाई दी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई मकान बना है। और मैं उसी वक्त दिव्या को गाड़ी से नीचे उतरने को बोलने लगा, लेकिन नीचे मौत हमारा इंतजार कर रही थी, जिस वजह से गाड़ी से नीचे उतरने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देने जैसा था। तभी मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरा और कुछ देर के लिए ये सोचने लगा कि शायद ये आत्मा यहाँ से चली जाए तो हम लोग उस घर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कोई पागल कुत्ता या फिर कोई बुरी आत्मा हमारे पीछे पड़ जाती है तो वो तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती जब तक हम उसके शिकंजे में ना फंस जाएं। मेरे दिल में दहशत तो थी, लेकिन दूसरी तरफ अपनी और दिव्या की ज़िंदगी बचाने का एक जुनून भी था। मैं चाहता था कि भले ही मैं मौत का शिकार बन जाऊं, लेकिन दिव्या को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने दिव्या को कहा, तुम गाड़ी में बैठे रहो, तब तक मैं गाड़ी से नीचे उतरकर ये कोशिश करता हूँ कि उस घर तक पहुँच जाऊँ। लेकिन दिव्या मुझे कहाँ खतरा उठाने देती। अब रात के तकरीबन 2:30 बजने को आए थे और हमें अभी भी यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा। चारों तरफ उन डायनों का कहर हमारे ऊपर टूट रहा था। आखिर कैसे हमारी ज़िंदगी बचेगी और क्या हम इस जगह से बचने में कामयाब भी होंगे या फिर आज यमलोक हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। हालांकि मैंने इतना ज़रूर सुना था कि जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो उसके साथ ही आसपास मौजूद बुरी आत्माएं गायब हो जाती हैं। और ये जहाँ तक मुझे लगता था शायद हकीकत भी थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस बात को भी समझ नहीं पाया कि ये शक्तियाँ हमारी गाड़ी के अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर रही हैं। शायद गाड़ी के अंदर में कोई दिव्य मूर्ति लगी हुई थी और उसी दिव्य मूर्ति की वजह से अभी तक हम सही सलामत बचे हुए थे। फिर मुझे बोनेट के ऊपर कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था मानो कोई औरत बोनेट पर बैठी हो। लेकिन कुछ देर के बाद ही सब कुछ अचानक से गायब होने लगा। सब कुछ एकदम नॉर्मल सा हो गया। घड़ी की तरफ जब मैंने अपनी नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि अब रात के तकरीबन 4:30 बजने को आए थे, यानी कि अब सुबह हो चुकी थी। जब भगवान के मंदिर में पूजा होने लगती है, हल्की हल्की रोशनी भी अब पूर्व दिशा की तरफ से छाने लगी। और यही मौका देखकर मैंने अपनी गाड़ी को एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश की तो इस बार मेरी गाड़ी पहले ही बार में स्टार्ट हो गई। यानी कि ये सब उन आत्माओं का कहर था। दोस्तों, उस दिन मैं अपनी सूझबूझ की वजह से जिंदा बच गया, वरना क्या पता जब मैं गाड़ी से बाहर निकलता और वो बुरी आत्माएं या फिर वो डायन मेरा शिकार कर बैठती। और उस दिन के बाद मैं उस NH पर रात में सफ़र करने की हिम्मत नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों, लेकिन उस NH का नाम सुनते ही मेरे शरीर में सनसनी मच जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी आयुष की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ।